नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज क्या किया जाए, सियासत के उस सत्ता चाहते हुए सस्पेंस की, जिस सस्पेंस के आश्रय बीजेपी के भीतर हर कोई सोच रहा है आखिर योगी का नाम आया तो कैसे आया। हमें लगता है इस सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दिया जाए। महत्वपूर्ण यह है क्या राजधर्म योगी अपनाएंगे। बात आज इसकी होगी और इसके आश्रय योगी से मोदी तक की बात होगी। राजधर्म निभाएंगे योगी। जाहिर है जब राजधर्म शब्द आता है तो आपके जहन में बहुतेरे सवाल उभर सकते हैं और उस अक्स में तमाम राजनीतिक दौर को देखना परखना अच्छा भी लगेगा। लेकिन आज शुरुआत एक नई प्रयोगशाला के साथ। यह प्रयोगशाला नागपुर भी नहीं है, यह प्रयोगशाला अयोध्या भी नहीं है। यह प्रयोगशाला दरअसल गोरक्ष पीठ है, गोरखपुर। चलिए वहीं चलते हैं। धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं और राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं। यूं ये बात तो लोहिया ने कही थी और लोहिया का नाम जपकर समाजवाद के नाम पर सत्ता चलाने वालों को जब यूपी के जनादेश ने मटिया मेट कर दिया, और पहली बार किसी धार्मिक स्थल का प्रमुख किसी राज्य का सीएम बना है, तो यह सवाल उठना जायज है, क्या वाकई धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं और राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं। जी, ये गोरक्षा पीठ है, शिव के अवतार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर स्थापित मंदिर। नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध गोरक्षनाथ मंदिर हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के लिए विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। और हिंदुओं की आस्था के इस प्रमुख केंद्र यानी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ जब देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम हो चुके हैं, तब इस पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगीनाथ को लेकर यही आवाज है, संतों में राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में संत आदित्यनाथ। तो क्या आस्था का यह केंद्र अब राजनीति का भी केंद्र बन चुका है? क्योंकि अतीत के पन्नों को पलटे तो गोरक्षनाथ मंदिर हिंदू महासभा का भी केंद्र रहा और हिंदू महासभा ने कांग्रेस से लेकर जनसंघ की राजनीति को भी एक वक्त हिंदू राष्ट्रवाद के दायरे में दिशा भी दी और साधा भी। तो क्या योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदू राष्ट्रवाद की उस अधूरी लकीर को ही मौजूदा वक्त में पूरा करने का ख्वाब भी संजोया जा रहा है, या फिर अतीत की राजनीति के दायरे में योगी आदित्यनाथ को परखना भूल होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1921 में कांग्रेस के साथ हिंदू महासभा राजनीतिक तौर पर जुड़ी, जो 16 बरस तक जारी रहा। आलम यह भी रहा कि मदन मोहन मालवीय एक वक्त कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए हिंदू महासभा को भी संभालते नजर आए और हिंदू महासभा से निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 1951 में जनसंघ की स्थापना की। तो क्या अतीत के इन पन्नों के आश्रय योगी आदित्यनाथ को आने वाले वक्त में हिंदू राष्ट्रवाद के दायरे में यूपी की सत्ता चलाते हुए देखा जाएगा, या फिर पहली बार सावरकर की हिंदू सभा और हेडगेवार की आरएसएस की दूरियां खत्म होगी? पहली बार संघ परिवार और बीजेपी की राजनीतिक लकीर भी योगी आदित्यनाथ के जरिए मिटती दिखेगी और पहली बार अयोध्या से आगे गोरखपुर की गोरक्ष पीठ हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन जाएगी। महंत हैं योगी और आदित्यनाथ हैं सीएम। इन दोनों की लकीर अलग अलग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उसमें आपको महसूस हो सकता है कहीं गोरखपुर चलकर लखनऊ तो नहीं पहुंच गया। स्वास्तिक चिन्ह, शुभ लाभ और ओम शब्द, यह किसी मंदिर का दरवाजा नहीं, यूपी के सीएम के सरकारी निवास का दरवाजा है।
कल तक दरवाजे का रंग काला था, आज सफेद है। कल तक शपथ के बाद सिर्फ रंग रोगन के साथ राज्य के नए मुखिया रहने चले आते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, इस हद तक कि गोरखपुर के मठ से बाल पुरोहितों का एक दल समूचे सीएम हाउस का शुद्धिकरण कर रहा है। बकायदा देसी गांव का 11 लीटर दूध के जरिए हवन पूजन और रुद्राभिषेक हो रहा है। और उसके बाद कल तक गोरखनाथ मठ के महंत के तौर पर जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ मंदिर छोड़ बतौर सीएम इसी निवास में रहेंगे और 96 बरस से सक्रिय राजनीतिक तौर पर गोरखनाथ मठ की सियासी सत्ता की नींव सीएम हाउस में पड़ेगी। तो क्या यूपी महज जनादेश के आश्रय एक नए सीएम आदित्यनाथ को देखेगा और बतौर सीएम आदित्यनाथ भी महज पारंपरिक गवर्नेंस को संभालेंगे, जहां किसानों की कर्ज माफी से लेकर 24 घंटे बिजली का जिक्र होगा, कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार का जिक्र होगा, गो हत्या पर पाबंदी से लेकर मंदिर निर्माण का जिक्र होगा। यकीनन जनादेश का आधार कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस छवि के आश्रय राजनीति को साधते आए हैं और पहली बार संघ परिवार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अगर सीएम बनाकर मान्यता दी है, तो आने वाले वक्त में राजनीति के 3 तरीके भी उभरेंगे। पहला, विकास शब्द को हिंदू सांस्कृतिक लेप के साथ परोसा जाएगा। दूसरा, किसानी या गरीबी को मिटाने के लिए हिंदुत्व जीवन पद्धति से जोड़ा जाएगा। और तीसरा, कानून व्यवस्था का दायरा पुरानी तुष्टीकरण की नीति को पलट देगा। कह सकते हैं यूपी को चलाने के लिए हर समुदाय के लिए जो राजनीतिक कटघरा मायावती और मुलायम ने यूपी में खड़ा किया, वो कटघरा योगी आदित्यनाथ के वक्त 180 डिग्री में उल्टा दिखाई देगा। लेकिन योगी को सिर्फ महंत से सीएम बनते हुए देखने से पहले योगी की उस राजनीतिक ट्रेनिंग को भी समझना होगा जो गोरखनाथ मठ की पहचान रही है। महंत दिग्विजय ने 1949 में संघ के स्वयंसेवकों को गोरखनाथ मंदिर से बाहर का रास्ता भी दिखाया था। 1967 में हिंदू महासभा के टिकट से महंत दिग्विजय ने चुनाव भी लड़ा था। 1989 में महंत अवैधनाथ ने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी को भी हराया था। यानी हिंदुत्व या राम मंदिर के नाम पर जो लकीर खींचता आया, वो हिंदू महासभा का रुख उसी राम मंदिर के सवाल पर ठीक उसी तरीके से अलग रहा, जैसे एक वक्त हिंदू रक्षा के सवाल पर गुरु गोलवलकर और सावरकर से लेकर महंत दिग्विजय तक में भिन्नता रही। इसीलिए जिस वक्त अयोध्या आंदोलन उग्र हुआ, तब महंत अवैधनाथ बीजेपी के साथ आए और आज योगी आदित्यनाथ ये मानते हैं राम मंदिर का निर्माण तो सत्ता ने टाला है। जरा सुन लीजिए, चंद दिनों पहले कही ये बात है। यानी इसका मतलब इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। देश के शांति और सौहार्द के लिए, विकास के लिए इस समस्या का समाधान आवश्यक है। और उस से 30 सितंबर 2010 को हमारी जो मूल लड़ाई थी वो ये थी कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, और न्यायालय ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। तो क्या मानकर चलें राजधर्म शब्द दोबारा नहीं टकराएगा? यकीनन मानकर चलना होगा। अभी तो सत्ता की शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत के साथ एक मॉडल भी है योगी आदित्यनाथ का, जो गोरखपुर में नजर आता है। क्या वो चलकर लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन पर छा जाएगा? जिक्र कानून व्यवस्था का है, क्या परिभाषाएं बदल जाएंगी? रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में एक वक्त बाहुबली हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। आज गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है कि नारे गूंजते हैं। गोरखपुर में रहना है, जय श्री राम। एक वक्त हरिशंकर तिवारी के विशाल किलेनुमा घर यानी हाता में पूर्वांचल की राजनीति की तमाम चालें तय होती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को राजनीतिक चालों की बिसात बना दिया और हरिशंकर तिवारी का बाहुबल योगी की ताकत के सामने सिमटता चला गया। हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह से लेकर मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सियासत की बिसात योगी आदित्यनाथ ने ऐसी उलट दी कि योगी सूबे के मुखिया हो गए हैं। तो क्या अतीत के इन सवालों के बीच वाकई ये सवाल गौण है कि दबंगई और ठसक की सत्ता तले यूपी में कानून व्यवस्था की परिभाषा भी आने वाले वक्त में बदल जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर आदित्यनाथ के शपथ लेने के चंद घंटे बाद ही इलाहाबाद में एक बीएसपी नेता को सरेआम गोली मार दी गई, और ऐसे में उससे बड़ा सवाल यह कि जिस मोहम्मद शमी को गोली मारी गई वह इसी चुनाव में बीजेपी समर्थक उम्मीदवार सुजीत कुमार मौर्य से सिर्फ 4 वोटों से हारा था,
और हत्या के बाद सत्ता विपक्ष का राजनीतिक आकलन अलग अलग क्यों हो चला है? कि जो व्यक्ति हैं मोहम्मद शमीम, उनकी कोई 60-65 साल की उम्र रही है, वो एक हिस्ट्री शीटर रहे हैं। उनके 31 क्रिमिनल केसेस, लूट, डकैती, मर्डर सबके रजिस्टर। पूरे उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ना ये लॉ एंड ऑर्डर को देख पाएंगे और ना ये डेवलपमेंट को देख पाएंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कायदे से सरकार नहीं संभाली, लिहाजा इलाहाबाद की घटना के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया नहीं जा सकता? लेकिन सवाल तो इसके आगे का है, क्योंकि जिस राजनीतिक मॉडल को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपनाया, उसका सच यह भी है, हिंदू संघर्ष वाहिनी का अपने इलाके में अलग खौफ है। सांस्कृतिक सवालों के जरिए वाहिनी की दबंगई के आगे कानून व्यवस्था मायने नहीं रखती। खुद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम मुस्लिम विरोध के बीच बदलवा दिए। उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया, अलीनगर आर्यनगर हो गया, मियां बाजार माया बाजार हो गया। यानी योगी का अपना एजेंडा रहा और उस एजेंडे में कानून कभी बाधक नहीं बना। और योगी की दबंगई ही उनकी यूएसपी भी है, जो गोरखपुर में लोगों को उनकी मुरीद भी बनाती है और शायद चुनावी जीत भी। यानी योगी की गोरखपुर की पहचान का अगर विस्तार बतौर सीएम यूपी में होगा तो कुछ चीजें तो मानकर चलनी होगी। मसलन दबंग जातियों को दबकर चलना होगा, हिंदू दबंग जातियों को भी। हिंदू रक्षा के लिए कानून व्यवस्था अब काम करती दिखेगी और दबंग राजनेताओं की रॉबिनहुड छवि खत्म होगी। यानी योगी की राजनीतिक धारा की दबंगई खुद ब खुद कानूनी मान्यता पाएगी और सड़क पर दबंग राजनीति में नयापन दिखाई देगा। यह भी तय है, क्योंकि याद कीजिए बीते बरस 2 मार्च को गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक हुई, जिसमें संघ परिवार के बड़े नेताओं की भी मौजूदगी थी। और तब संतों ने एक सुर में कहा, 1992 में ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर बन नहीं पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए जिक्र क्या फिर राजधर्म का करना होगा? रुकना होगा थोड़ा। राजधर्म से पहले आइए याद कीजिए 2014, जिक्र उस वक्त नरेंद्र मोदी किया करते थे पिंक रेवोल्यूशन का, और जब योगी का दौर है तब जिक्र बूचड़खानों का हो रहा है। इन दोनों के बीच कौन कहां खड़ा है, जरा रिपोर्ट देखिए। तो गजरौला में एक मीट कारोबारी की मीट की दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस उस समय झटका खा गई जब रोजगार जाता देख मीट कारोबारी ने खुदकुशी की कोशिश कर डाली। और डासना से लेकर गाजीपुर तक बूचड़खाने में काम करने वाले लोग परेशान हैं कि बूचड़खाने बंद हुए तो रोजगार हाथ से जाएगा, और रोजगार हाथ से जाएगा तो वो करेंगे क्या? अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया तो यहाँ की हमारी जो बिरादरी है, हमारी जनता है, कम से कम 15 से 20 हजार लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे? हम लोग का कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, इसके अलावा कोई जरिया मास नहीं है। यही हम लोग का धंधा, यही रोटी है। पेट भूखे मर रहे हैं, घर नहीं चल रहा है, तो हजारों आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। बंद कर देंगे तो हम लोग को कोई व्यवस्था सरकार बनावे, कैसे काम करेंगे हम लोग? पढ़ाई लिखाई बच्चों का है, बच्चों का पेट भरना है, 100-200 कमा के पेट भरते हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे? तो ये अब योगी सरकार को सोचना है कि बूचड़खाने बंद करने के बाद वो बेरोजगारों को क्या काम देती है। लेकिन बड़ा सवाल कुछ हजार लोगों की बेरोजगारी का नहीं, सरकार की नीति का है। देश हरित क्रांति चाहता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है। पिंक रिवॉल्यूशन। जी ध्यान दीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने पिंक रेवोल्यूशन का हवाला देते हुए मनमोहन सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन 2.5 बरस से ज्यादा बीत गए और पिंक रेवोल्यूशन का क्या हुआ, यह इस बात से समझा जा सकता है कि टॉप 10 बूचड़खाने वाले राज्यों में 5 में आज की तारीख में बीजेपी की ही सरकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2015 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करने वाला देश बना। 2016 में भी भारत बीफ निर्यात करने के मामले में नंबर 1 पर है।
हमारे जननायक, हमारे दिलों की धड़कन। यानी मोदी सरकार के आने के बाद बीफ का निर्यात बढ़ा और बूचड़ खाने पर कोई पाबंदी लगी नहीं। लेकिन यूपी के चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ये कहने से नहीं हिचकी, शपथ लेने के साथ ही यूपी के तमाम कानूनी और गैर कानूनी बूचड़खानों पर ताले जड़ दिए जाएंगे। लेकिन सत्ता संभालने के बाद कानूनी और गैर कानूनी बूचड़खाने में लकीर खींचते हुए डिप्टी सीएम ही नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उसी दिन दोपहर को इस प्रदेश के अंदर सारे यांत्रिक कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी बूचड़खाने हैं, जहां अवैध रूप से चल रहे हैं, जहां गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं, वो तो बंद ही हो जाएंगे। तो योगी गैर कानूनी बंद यूं ही हो जाने चाहिए, उसके लिए सरकार बदलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है नीति का, और इस नीति से आगे का सवाल यह है कि योगी का मतलब सिर्फ मोदी के साथ योगी, या फिर आने वाले वक्त में कोई नई लकीर खींचते हुए आप देखेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। तो क्या इतिहास बीजेपी की सत्ता को दोहरा रहा है, या फिर एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है? दरअसल वाजपेयी अडवाणी की जोड़ी और मौजूदा वक्त में मोदी योगी की जोड़ी एक समान लकीर भी खींचती है, जिसमें एक सॉफ्ट तो दूसरा हार्ड। लेकिन वाजपेयी अडवाणी के दायरे को मोदी योगी की जोड़ी एक विस्तार भी देती है, क्योंकि यूपी सरीखे राज्य का कोई प्रयोग केंद्र सरकार को वैसे ही डिगा सकता है जैसे एक वक्त कल्याण सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव को, तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को डिगाया था। और मोदी जब 2002 से आगे निकलते हुए दिल्ली पहुंच गए, तो क्या पहली बार योगी के सामने भी ऐसा मौका आ खड़ा हुआ है जहां गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता भी आने वाले वक्त में तय हो सकता है? फिलहाल ये सारे सवाल हैं, और इस सवाल के गर्त में 3 सवाल छुपे हुए हैं। मसलन पहला सवाल, क्या मोदी की छवि योगी की छवि तले बदल जाएगी? और दूसरा, मोदी की तर्ज पर योगी अपनी छवि बदलने की जगह उसे विस्तार दे देंगे? और तीसरा, यूपी 2019 के लिए दिल्ली का रास्ता बनाएगी या रोक देगी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि योगी के सीएम बनते ही राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक के मुद्दे भी छोटे हो गए। यानी भारतीय राजनीति में जिन सवालों को लेकर सत्ता लुका छिपी का खेल खेलती रही, वह सवाल योगी की पारदर्शी राजनीति और छवि के आगे सिमट भी गए। यानी चाहे अनचाहे हर वो प्रयोग जिससे मोदी सरकार पल्ला झाड़ सकती है, और योगी सवालों को मुकाम तक पहुंचाकर खुद को ही बड़ा सवाल बनाते चले जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी छवि चुनावी लाभ पहुंचाती है, इसका एसिड टेस्ट ही जब होने लगेगा, तो फिर विपक्ष की राजनीति कहां मायने रखेगी? और 2019 में मोदी हो या 2022 तक योगी ही मोदी बन चुके हों, इससे फर्क किसे पड़ेगा? तो इंतजार कीजिए और मानकर चलिए, योगी तुरुप का पत्ता है, और संघ ने 2017 में ही 2019 के लिए 2024 तक के रास्ते तय कर दिए हैं, क्योंकि 100 बरस का संघ भी तो 2025 में होगा, और तब तक संघ को कोई पटरी से उतार न सके। इसीलिए इधर योगी उधर मोदी।